Hello and welcome back everyone on our series for HCS Prelims PYQ for Indian Economy and Haryana Economy। आज जो मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ये सवाल थोड़े ज़्यादा पुराने HCS के प्रीलिम्स के PYQ हैं, तो ये नहीं समझना है कि काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। आप पैटर्न को समझिएगा कि किस तरीके से सवाल पूछा गया और हमें इनको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच प्लान वाज आल्सो नोन एज द राव एंड मनमोहन प्लान। और मुझे बड़े दुखी हृदय से ये बताना पड़ रहा है कि जिन अर्थशास्त्री जी का ये नाम आया है और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ये पहले नंबर पे मैंने सवाल लगा लिया कि एक श्रद्धांजलि स्वरूप, तो राव और मनमोहन प्लान के नाम से हम कौन से प्लान को जानते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स एक वन ऑफ द बिगेस्ट लेगेसी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो कि हमें मिलता है 1991 में, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, इनको लॉन्च किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था फिर 1992 में। तो 92 से 97 वाला जो प्लान है, इसे हम राव मनमोहन प्लान के नाम से जानते हैं, बिकॉज उस टाइम प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये प्लान हमारा 8th प्लान है। द आंसर इज ए हियर। और अगर हम इसका पैटर्न समझें तो दोबारा हिस्टोरिकल एंगल में से सवाल आ गया प्लानिंग के चलते। तो प्लानिंग पार्ट में से हिस्टोरिकल एंगल का सवाल, तो आपने अभी तक जितने भी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, आपने देखा होगा कि प्लानिंग में से एक आधी बार सवाल आ ही रहा है हिस्टोरिकल एंगल को देखते हुए। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में किस वर्ष में हुई। WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। तो WTO की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 1995 को होती है। सो द आंसर इज बी हियर। बट जब 1 जनवरी 1995 को WTO बनाया गया, इससे पहले जो हमारे पास एग्रीमेंट था वो था गैट। गैट आ गया था 1947 में। इसको चेंज करके, बिकॉज इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। गैट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो चेंज करके हमने एक रिफॉर्म्ड वर्जन में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ आंसर आपका आ जाता है बी, 1 जनवरी 1995। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट बने और पहले फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट बनते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर गीता गोपीनाथ जी इस संगठन के पहले महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनते हैं। तो ये संस्था का क्या नाम है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इंडियन ओरिजिन के अर्थशास्त्री हैं जो USA में इन्होंने पढ़ाई किया और बाद में ये IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बने और पहले महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बने। तो इंडिया का नाम रोशन किया गीता गोपीनाथ जी, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट। आंसर इज ए हियर। इसके बाद सवाल है मैथ्स का कॉलम का सवाल। अब इस सवाल में मुझे थोड़ा डाउट लगा, तो मैं ये सवाल आपको ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सॉल्व करवाऊंगा। सवाल है कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई गई थी। ये कमेटीज़ के चेयरमैन के नाम है और ये कमेटी का जो रिलेशन है वो पॉवर्टी एस्टिमेट्स के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो मैं इनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं कराऊंगा। सी रंगराजन कमेटी जो है ये आया था 2012 में। वाई के अलग कमेटी आया था 1970 में। ठीक है, हाँ जी, आपने सही पढ़ा, इसीलिए मैंने बोला कि मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं कराऊंगा। वाई के अलग कमेटी 1970 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और 1970 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ दिक्कत है। लकड़ावाला कमेटी आया था 1993 में। प्रोफेसर DT लकड़ावाला इसके चेयरमैन थे, लकड़ावाला कमेटी। और सुरेश तेंदुलकर जी का कमेटी आया था 2005 में। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो 2005 ये रहा। 3 का डी मेरे पास एक ही ऑप्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो मेरा आंसर ए होना चाहिए था, पर HCS ने इसका आंसर सी लगाया। किस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, वाई के अलग जी, इनका अभी लास्ट ईयर ही देहांत हुआ है। तो हमने काफ़ी प्रीशियस जेम्स खोए हैं पिछले कुछ टाइम में इकोनॉमिक्स एरिया में।
तो यहाँ पर ये 1970 कमेटी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं ये ऑप्शन देख के नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये ईयर आप स्पेसिफिकली नोट डाउन कर सकते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेट्स की कमेटी कब ईयर्स में आई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 का सवाल है ये। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ गया, कौन से एरिया में, बैंकिंग के एरिया में सवाल आ गया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जब बनाई गई तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मेन एम था कि जिन लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो लोग या तो अंडर बैंक्ड एरियाज में रहते हैं या अनबैंक्ड एरियाज में रहते हैं, ऐसे एरियाज में रहते हैं या तो जहां पर बैंकिंग सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, या ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर कम बैंक्स अवेलेबल हैं जो कि सारी पॉपुलेशन की सर्विसेबल नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो हमने ये स्कीम लाया और सरकारी बैंक्स की ब्रांचेस ज़्यादा रूरल एरियाज़ में खुले, जिसके चलते सरकारी बैंक इस स्कीम के अंडर, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर, लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट नील बैलेंस, जीरो बैलेंस वाले खाते खोलेंगे। अगर आपको 2024 वाला याद हो तो हमने 2024 में भी इसका सवाल पढ़ा था, जो 10 साल हो गए थे इसके स्कीम को आए हुए, जो हमने एनिवर्सरी क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में ऐड करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, या हिंदी में अगर हम कहें तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ए इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ एक ही ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा, आपको आगे सवाल देखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल आया कि अगर आरबीआई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से कम करता है तो क्या होगा? 50 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.5% होता है, आधा % होता है। तो अगर हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम कर देंगे तो क्या होगा? हिंदी में हम इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये होता क्या है? एसएलआर या ये रेशियो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाते टाइम। तो आरबीआई कहता है कि किसी भी कमर्शियल बैंक में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक दिन में जितना भी पैसा जमा हुआ उसका कुछ फिक्स % बैंक को अपने पास संभाल के रखना होगा। बैंक उस पैसे को किसी कस्टमर को चेक के थ्रू या एटीएम के थ्रू नहीं विड्रॉ करने देगा, वो पैसा बैंक ने अपने पास संभाल के रखना है। अल्टीमेटली इससे क्या होगा? बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाती है, बैंक के पास कैश की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो कैश की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, लोगों के पास कम पैसा जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। एक ये पॉइंट है। ठीक है, बट यहाँ पर हमने 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है एसएलआर। अब एसएलआर को कम करने से क्या होगा? बैंक के पास पैसा जो अपने पास बचाना है वो कम हो गया। इसका मतलब बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ गई, बैंक अपने पास कम पैसा रखेगा, लोगों को चेक या एटीएम के थ्रू बांट देगा। या बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ गई, बैंक अब ज़्यादा पैसा लोन पर दे पाएगा। ज़्यादा पैसा लोन देने के लिए बैंक को क्या करना होगा? कम ब्याज रेट पर लोन देना होगा ताकि ज़्यादा जल्दी उसके लोन के टारगेट पूरे हो जाएं। ठीक है, आप भी तंग होंगे, सारे लोग कई बार तंग हो जाते हैं कि बैंक से फ़ोन आता है क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, है ना? वो क्यों? क्योंकि बैंक में लिक्विडिटी अवेलेबल है, बैंक अपने क्रेडिट कार्ड बेच के पैसा कमाना चाहता है, तभी वो कहते हैं जी हम बिना किसी चार्जेस के आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। तो बैंक हमसे चार्जेस नहीं चार्ज करेगा, ब्याज कम चार्ज करेगा उस तरीके से। तो अगर इसका आंसर हम देखें तो एसएलआर कम करने से जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी का अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक है। वो अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम वहाँ देखेंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक विल कट देयर लेंडिंग रेट्स। यस, क्योंकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम हो गया, बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ गया, तो बैंक ज़्यादा लोन देने के लिए अपने ब्याज रेट कम कर देंगे। आंसर इज सी हियर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी धन का बहाव सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादा भाई नौरोजी ये आज़ादी के पहले के अर्थशास्त्री हैं, या हम ये कहें कि ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स को समझने वाले पहले अर्थशास्त्री हैं इंडिया में। और इन्होंने एक किताब लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। ठीक है, धन का बहाव, जिसमें कहते हैं कि जी अंग्रेज हमारे भारत का धन, भारत की वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। तो वो थ्योरी इन्होंने दिया था। तो अगेन इकोनॉमिक थ्योरी में से एक सवाल आ गया।
ठीक है, थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल का सवाल है, पर ये थ्योरी इतनी ज़्यादा बेसिक है कि ये क्लास में बच्चों को करवाई ही जाती है कि बेसिक थ्योरी है कि कैसे इंडिया ने एक्सपीरियंस किया इकोनॉमिक ड्रेन अंग्रेजों के टाइम पीरियड में मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, तो इसका ये रहा, गरीबी और अन ब्रिटिश शासन का अवांछनीय प्रभाव, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एंड इट्स इफेक्ट, इस नाम से ये बुक था। आंसर इज सी है। आगे बढ़ते हैं। अगेन, कौन से साल में कौन सी स्कीम आई, ये हमें कॉलम में पूछा गया है। MG नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आया 2005 में। तो 1 का बी कहाँ आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन निकालना। ठीक है, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए ऑप्शन चूज करना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, देखिए अब यहाँ पर पिछले सवाल में से आपको आंसर मिल गया, ये आपको 2014 में आया था। 2 का सी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में पॉइंट रह गया। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ये आया 1993 में। आंसर है इसका डी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 4th का हो रह जाता है ए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये सन 2000 में आया था। इसके लिए बढ़ावा दिया जाता है। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ये स्कीम लेके आए थे कि कैसे हम रूरल एरियाज को अर्बन एरिया के साथ कनेक्ट करने के लिए पक्का रोड्स या ऑल वेदर रोड्स डेवलप करें। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के रूरल को अर्बन एरिया के साथ लिंक करना है, तो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ाया जाए। और साथ ही में सन 2000 में न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी भी आई थी, जिसके लिए भी हमने रूरल एरियाज को अर्बन सेंटर के साथ लिंकअप करना था। ठीक है, तो 1 का सी और 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, तो बी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी इजी सवाल भी आते थे पहले, पर आपने पहले वीडियोस में देखा, इसीलिए मैंने 2024 के, 23 के, 22 के सवाल उठाए धीरे धीरे, जिसमें आपको पता चल सके कि कैसे पैटर्न हो गया है। एकदम से इजी सवाल आ रहे थे, अब एकदम से स्टेटमेंट वाले सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट वाले सवाल आ रहे हैं पहले, जो कि हमें 1 लाइनर वाले सवाल आते थे। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये सवाल है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक आधी बार थ्योरी का नाम पूछ ही लिया जाता है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, ये लेबनस्टीन नाम के अर्थशास्त्री ने प्रोवाइड किया, जिसमें लेबनस्टीन भैया कहते हैं कि इस थ्योरी में सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने अलग अलग सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई मिनिमम एफर्ट्स तो करें। ऐसा नहीं है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को भूल जाए कि ये तो प्राइवेट लोग हैं, अपने आप अपना भला कर लेंगे। आपको प्राइवेट सेक्टर के सुधार के लिए भी कोई ना कोई मिनिमम एफर्ट करने होंगे। आप सारे सेक्टर्स को साथ में बैलेंस तरीके से ग्रोथ प्रोवाइड करो। तो लेबनस्टीन भैया ने ये थ्योरी दिया, आंसर इज ए हियर। ठीक है, एंड लास्ट वन, नरसिम्हम कमेटी का लिंक किसके साथ है? नरसिम्हम कमेटी 2 बार एस्टैब्लिश किया गया था, 1991, 92 में और 1997 में। 1991, 92 में जब ये कमेटी आता है तो ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर आता है, और 97 में जब ये कमेटी आता है तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए बात करता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जहां आपको फाइनेंशियल सेक्टर मतलब वित्तीय क्षेत्र दिखे तो या तो वो आपका आंसर होगा, जहां बैंकिंग सेक्टर दिखे वो आपका आंसर होगा। उच्च शिक्षा सुधार नहीं, बैंकिंग ये हो सकता है, पर मुझे ये भी देखना है कहीं वित्तीय क्षेत्र ना लिखा हो। कर संरचना नहीं, योजना कार्यक्रम नहीं, सो द आंसर इज बी हियर, बैंकिंग संरचना। क्लियर? तो ये आपके पास अवेलेबल क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।